चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली खबर हमारे पास है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर है। ये जो इंडेक्स है ये 2006 से हर साल आ रहा है। हिंदी में कहते हैं इसको वैश्विक भूखमरी सूचकांक। नाम से क्लियर हो रहा है कि भूख से जुड़ी हुई, हंगर से जुड़ी हुई चीज के बारे में बता रहा है। इस बार हमारी जो रैंक आई है, हमने 100 अंक पाया है, 101 रैंक हो गई हमारी। और पिछली बार से हम 7 रैंक पीछे चले गए। हमारे आसपास जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनसे हमारी खराब रैंक है। और इसी रैंक को लेकर इस बार जो भारत सरकार है उसने इस बार भारत सरकार ने इस रैंकिंग को लेकर ही सवाल उठा दिया कि ये रैंकिंग खराब है, क्योंकि इसने जो डेटा यूज किया है वो कुछ गलत है। क्या किया है, कैसे किया है, हम अभी देखते हैं। तो ये जो रैंक है ये हर साल निकलती है और इसको निकालने वाली 2 संस्थाएं हैं। यार अभी भी आप लोग आते जा रहे हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, जिसमें हमारी रैंक इस बार 101 आई है। और ये जो रैंक है ये हमारी खराब रैंक है। हमारे आसपास के जो भी पड़ोसी मुल्क हैं उनकी रैंक हमसे अच्छी है। हो ये रहा है कि पिछले 2 साल से हमारी रैंक नीचे गिर रही है, और इस बार इसी रैंक को लेकर भारत सरकार ने एक तरह से कंसर्न जाहिर किया है कि आपकी जो मेथोडोलॉजी है, जिस तरह आप रैंक बना रहे हैं वो गलत है। क्योंकि हमारी इतनी खराब रैंक नहीं हो सकती कि हम क्यों आज आप लोगों को लिंक में ज्वाइन होने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? कोई एक रिप्लाई करो। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि लिंक में आ जा ज्वाइन नहीं हो पा रहे। तो ये जो रिपोर्ट है ये हर साल रिपोर्ट निकलती है। इसको निकालने वाली 2 संस्थाएं, एक जर्मनी की संस्था है, इसका नाम है वेल्थ हंगर लाइफ। और एक आयरलैंड की संस्था है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। नाम याद नहीं रखना है आपको, बस कि भाई ये हर साल निकल रही, हमारी रैंक खराब आ रही है, दुनिया भर में थोड़ी थू थू हो रही है, इसलिए थोड़ा सा एक बार नाम सुन लो। तो हम इस शुभ अंक में इस बार पहुंचे, इसलिए भारत सरकार ने पहली बार इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठा दिए कि ये रिपोर्ट गलत है, क्योंकि इतनी खराब रैंकिंग तो हमारी हो नहीं सकती। खैर, जो भी कहा देख लेंगे बाद में। इस रैंक में बात की जाती है कि जो देश के बच्चे हैं उनमें स्टंटिंग की क्या स्थिति है, देश के बच्चों में वेस्टिंग की क्या स्थिति है, और देश के बच्चों में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है उसकी क्या स्थिति है। ये तीनों शब्द को ध्यान से सुनना है आप लोगों को। इस रिपोर्ट से हमें बस इन्हीं शब्दों को उठाना है फिलहाल। जैसा कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, भूख को लेकर बात है, तो अगर पेट में खाना पर्याप्त नहीं जाएगा, पर्याप्त पोषण नहीं जाएगा, तो हमारे शरीर के विकास में भी पूरी तरह वो योगदान नहीं दे पाएगा। एक शब्द है स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब ये होता है कि एज के हिसाब से एज के हिसाब से आपकी हाइट ना हो। जैसे मान लो 5 साल का लड़का है, उसकी 5 साल के हिसाब से हाइट नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो ये जो बच्चा ही स्टंटेड है। वेस्टिंग में क्या है, उम्र के हिसाब से वजन ना हो। उम्र के हिसाब से अगर वजन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये बच्चा है, ये वेस्टिंग है, ये वेस्टेड है।
और चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होती है कि 5 साल से कम उम्र में कितने बच्चों की मौत हुई है या डेथ हुई है। ये सारे जो आंकड़े हैं ये 5 साल से कम बच्चों के हैं, 5 साल से कम बच्चों के आंकड़े। तो इन 3 आंकड़ों को लेकर ये रिपोर्ट निकलती है कि किस देश में कितने बच्चे स्टंटेड है, किस देश में कितने बच्चे वेस्टेड है, और किस देश में कितने बच्चे 5 साल से कम उम्र के, 5 साल से कम में ही उनकी जान चली गई या वो मौत हो गई। तो इन आंकड़ों को लेकर निकलती ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इस इंडेक्स में पिछले साल हमारी 94th रैंक थी, इस बार और रैंक गिरकर हम 101वीं रैंक में आ गए। यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर है तो रिप्लाई करो। तो ये जो मैंने आपको बताया है वो यही है, ये देखिए यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 साल से कम उम्र में कितने बच्चे मर गए। थोड़ा और इसको नीचे करूं। वेस्टिंग, उम्र के हिसाब से वजन ना होना। स्टंटिंग, उम्र के हिसाब से हाइट ना होना। ठीक है, तो अगर इनको पर्याप्त खाना नहीं मिलेगा, अंडर न्यूट्रिशन रहेगा, तो इनके वजन में और इनकी हाइट में फर्क पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये अंडर न्यूट्रिशन रहेगा तो इनके और भी जीवन में दिक्कतें आएंगी। देखिए हमारे पास एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हिंदी में कहते हैं सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास विकास लक्ष्य। ये 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने बनाए थे, और 2030 तक हमें इनको पूरा करना है। इसमें कुल 17 लक्ष्य है। इसमें जो पहला लक्ष्य है वो कहता है कि नो पॉवर्टी, यानी गरीबी खत्म कर दो। और दूसरा लक्ष्य कहता है जीरो हंगर, यानी भुखमरी खत्म कर दो, शून्य कर दो। और जीरो हंगर को लेकर तो रिपोर्ट है ये। तो ये दुनिया भर के देशों के लिए लक्ष्य है कि आप अपने देश में इन 17 लक्ष्यों को अगर पूरा कर लेंगे तो एक मानव अपने जीवन के सर्वोत्तम जैसे कहते हैं शिखर तक पहुंचेगा, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। इसको लेकर कुल 17 गोल है, जिसमें पहला गोल कहता है नो पॉवर्टी, यानी गरीबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा गोल कहता है जीरो हंगर, और ये जो रिपोर्ट है जीरो हंगर को लेकर बात कर रही है। और हमारे देश में जो हमारी रैंक आ रही है वो हम देख रहे हैं कि साल दर साल गिरती चली जा रही है। हमारा कोई भी पड़ोसी मुल्क ले लो, पाकिस्तान ले लो, चाइना से तो कंपेयर ही मत करना आप, बाकी अगल बगल वाले को भी ले लो, तो हम उन सब में नीचे हैं। तो ये थोड़ी सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी योजनाएं चली आ रही हैं, उन योजनाओं के बारे में बताऊंगा। फिर भी हमारे देश का जो आंकड़ा है वो क्यों नीचे जा रहा है, इसीलिए इस बार भारत सरकार ने इस रिपोर्ट पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि ये रिपोर्ट ही गलत है, इसने फर्जी फिगर उठाए हैं। खैर जो भी है, अभी आप लोगों को समझ में आया। 3 चीज मैंने बताई है, वेस्टिंग, स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी शिशु मृत्यु दर। ये तीनों में कोई डाउट तो नहीं है? रिप्लाई करो फिर आगे चले। तो इसमें हर देशों को 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें इनके मार्क्स आते हैं, उस हिसाब से देशों की रैंकिंग आती है। तो ठीक है, तो भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पाकिस्तान से, श्रीलंका या बांग्लादेश या भूटान से पीछे हो जाए। खैर, तो अब हम बात करते हैं हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर कोई योजनाएं चल रही है तो वो क्या क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना समझना। पहली एक योजना चली, इसका नाम है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत जो है वो अच्छा खाए, सही खाए, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। इसको चलाने वाली संस्था का नाम है फसाई, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। और ये जो संस्था है ये एक वैधानिक संस्था है जो कि सन 2006 से कार्यरत है। इस संस्था का काम ये है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, हम जो भी खाना खा रहे हैं, चाहे हम चिप्स खा रहे हैं, चाहे हम कुरकुरे खा रहे हैं, चाहे हम फ्रूटी पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, उसमें एक निश्चित मात्रा में जो भी चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए। यानी कुछ ऐसा ना हो कि जो एक जो स्टैंडर्ड है उससे अधिक हो।
तो हम जो भी खा रहे हैं सही खाएं। जैसे एक बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है ट्रांस फैट का, आप लोग कुरकुरे, लेस, चिप्स, पापड़ खाते होंगे तो उसके पीछे, या बिस्किट खाते होंगे, उसमें लिखा रहता है इतना इसमें फैट है, इतना इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर उसमें लिखा रहता है इतना इसमें ट्रांस फैट है। तो ट्रांस फैट को लेकर दुनिया भर में बवाल उठ रहा है कि ट्रांस फैट जो होता है ये हमारे जो दिल होते हैं, दिल की जो ऊपरी कवरिंग होती है उसमें जाके चिपक जाता है, लीवर के ऊपर चिपक जाता है, किडनी के ऊपर चिपक जाता है। एक तरह का ये ऐसा फैट है जो कि हानिकारक है सेहत के लिए। लेकिन इस फैट की वजह से जो लेस कुरकुरे होते हैं उनमें कुरकुरापन बहुत दिनों तक रहता है, इसलिए कंपनी इसको यूज करती है। तो खासकर यूरोप में तो इसको लेकर मुहिम चल रही है कि भाई ट्रांस फैट को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। तो ये फसाई है, ये देश भर में जागरूकता फैलाता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या खाना सेहत के लिए ठीक है, क्या खाना सेहत के लिए खराब है। एक और योजना है, इसका नाम है पोषण अभियान। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी महिला और बाल विकास मंत्रालय उसने 2018 में शुरू किया था। इसके तहत वही जो मैंने बोला, स्टंटिंग को खत्म करना है, जो अंडर न्यूट्रिशन खत्म करना है, नीमिया यानी जो लोहे की कमी है बच्चों में और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें, और जो किशोरी हैं उनमें, तो इनको हमें क्या करना है, कॉम्बैट करना है, इनसे हमें लड़ना है। एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये ऐसी स्कीम है जिसमें जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है, एक मुश्त। लेकिन शर्त यह है कि किसी और योजना में उसको लाभ न मिल रहा हो। ये भी महिला और बाल विकास मंत्रालय इसको चला रहा है, क्योंकि इसका नाम क्या देखिए, मातृ वंदना योजना। मातृ मतलब मात्र, मदर। 2017 से चल रही फूड फोर्टिफिकेशन। ये मैंने कई बार अपने करंट अफेयर क्लास में बताया कि हम लोग अब हमारे पास जो खाना आएगा, जैसे खासकर जो सरकार खाना बांटती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, वहाँ पे आपको गेहूं चावल जो मिल रहा है, तो सरकार का ये कहना है कि जो हमें चावल मिल रहा है, चावल को हम फोर्टिफाई कर दें, मतलब उस चावल में हम एक्स्ट्रा प्रोटीन डाल दें, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड डाल दें, और एक्स्ट्रा और भी जो मिनरल्स है वो डाल दें, जिससे हम खाएं चावल, साथ में हमें और भी चीज़ मिल जाए, जिससे हमारा जो पोषण का लेवल है वो अच्छा हो जाए, और जो कमियां होती हैं जो मतलब वो चीज़ दूर हो जाए। तो सरकार इसके लिए काम कर रही है। मैंने बताया कि अगर कोई भी अनाज अगर फोर्टिफाई होगा तो उसमें एफ का साइन होगा, एफ प्लस का साइन होगा गोल। इसका मतलब ये जो खाना है, ये जो अन्न है, ये फोर्टिफाइड है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप लोग नमक खाते हैं, नमक में आयोडीन मिला होता है, तो नमक को में आयोडीन मिलाया गया, मतलब नमक को फोर्टिफाई किया गया। तो ये आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, गले की जो ग्रंथि होती है बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि क्यों हम नमक में NaCl में आयोडीन मिलाते हैं। ये फूड फोर्टिफिकेशन है। 2013 में एक कानून आ गया, इसका नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और इसके तहत हमने कहा है कि हमारे ग्रामीण जो लोग हैं उससे 75% लोगों को हम खाना देंगे, यानी उनके पास खाने का अधिकार है, उनको सरकार खाना देगी, फ्री में नहीं देगी, एक सस्ते रेट में देगी, सब्सिडाइज रेट में देगी। और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ कम से कम 50% आबादी को सरकार अपनी जो राशन की दुकानें हैं, जो पीडीएस सिस्टम है उसके तहत वो देगी, लेकिन फ्री में नहीं देगी, सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स देगी, मतलब सस्ता रेट पे देगी। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास कानून है। मिशन इंद्रधनुष के तहत सरकार 2 साल से कम बच्चों और जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको 12 तरह की वैक्सीन लगाती है, जिसकी वजह से उनको ऐसी बीमारियां ना हो जिससे उनका भविष्य में आने वाला विकास में दिक्कत हो, बाधा हो। तो मिशन इंद्रधनुष के 1 भी चल चुका है, 2 भी चल चुका है। और हम बात करें, अभी 4-5 दिन पहले ही एक स्कीम थी मिड डे मील, जो बहुत पुरानी स्कीम है, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया PM पोषण स्कीम। ठीक है, तो इसके तहत आप लोग जानते हैं स्कूल में बच्चों को खाना मिलता है, पक्का खाना मिलता है। और ये ICDS स्कीम सबसे पुरानी चल रही है, 1975 में गांधी जयंती के दिन शुरू हुई थी। इसके तहत ये है कि सरकार 6 तरह की स्कीम चला रही है, सर्विसेज चला रही है, जिसमें बच्चों को, महिलाओं को, किशोरियों को न्यूट्रिशन मिलता है, उनको प्री स्कूलिंग कराई जाती है, उनका इलाज कराया जाता है, उनको टीकाकरण होता है, उनका हेल्थ चेकअप होता है। मतलब ये ICDS एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, अभी भी चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के दिन चलता है। मतलब कुल मिला के सब देख के आपको लग रहा है मेरे देश में फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी स्कीमें चल रही, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत बड़ी आबादी को खाना नहीं मिल पा रहा, और जिनको मिल भी पा रहा है वो पर्याप्त पोषण नहीं है, उनका वो कंप्लीट डाइट नहीं है, उनकी बैलेंस डाइट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, रिप्लाई कर दो। हेलो, देखो ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, इनकेस कुछ समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डेड वीडियो जो रहेगा लिंक में दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इन योजनाओं का नाम नाम ध्यान रखना। और अभी
जैसे हम लोगों ने देखा था कोविड की वजह से, जो अंत्योदय अन्न योजना थी उसके साथ सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ला दी थी, जिसमें जो जो लोग जरूरतमंद है उनको सरकार खाना राशन दे रही है। ठीक है, और मोदी जी वाला झूला मिल रहा है सबको, जिसमें राशन मिलता है। तो योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, और पिछले 8 सालों से हम एक तरह से पिछले 8 सालों से हम लोग अपने जो फूड सप्लाई है उसमें सफिशिएंट हो चुके हैं। देश के पास पर्याप्त खाना है, पर्याप्त बहुत बहुत स्टॉक है। बस दिक्कत इस बात की है कि वो खाना वेस्ट ना हो, हमारे पास अच्छे वेयर हाउसेस हो, हमारे पास अच्छे गोदाम हो, अच्छी फैसिलिटीज हो। खेत से लेकर यानी कहते हैं ना, फील्ड से लेकर प्लेट तक खाना, फील्ड से लेकर प्लेट तक खाना समय पर पहुंचे, और सस्ता पहुंचे, अच्छा पहुंचे, जिससे कि हर किसी को खाना खाने का अवसर मिले, खाना भी खाए, और उसकी जो भी उसकी कमाई की रेंज है उस रेंज में उसको खाना मिल जाए। तो बाकी फील्ड में तो पर्याप्त खाना मेरे पास है, खेत हमारे बढ़िया है। बस दिक्कत यह है कि प्लेट तक पहुंचते पहुंचते वो खाना बहुत महंगा हो जा रहा है, या फिर अपर्याप्त हो जा रहा है। अगली न्यूज में चलते, इबोला एक वायरस है, उसके बारे में जानना है। आजकल कुछ भी इंटरनेट में वायरल हो जाता है, वायरल। ये वायरल शब्द आया है वायरस से। जिस तरह वायरस बहुत तेजी से फैलता है, उसी तरह इंटरनेट में कोई भी चीज वायरल हो जाती है। तो इबोला जो है एक वायरस है। असल में ये इबोला नाम की एक नदी है, एक नदी है कॉन्गो देश में, कॉन्गो। 1976 में इस नदी के आसपास ये वायरस पहली बार मिला था, इसलिए इसका नाम पड़ गया इबोला वायरस। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब कोविड-19 वायरस हमें चाइना से मिला तो हमने उसका नाम चाइना वायरस नहीं रख दिया। पहले ऐसा होता था कि किसी देश के नाम से, किसी जनजाति के नाम से, किसी नदी के नाम से, किसी बीमारी का नाम रख देते थे। लेकिन बाद में ये शेम का विषय हो जाता था कि भाई अब जो भी इबोला का नाम सुनता है तो बोलता है उस नदी के नाम से है, उस देश में वो नदी बहती है। इसलिए अब देखिए कोविड-19 जो वायरस है उसका नाम कोविड-19 रखा गया, ना कि चाइना वायरस, वुहान वायरस। क्योंकि ये आज बाद में शेम का विषय हो जाता है कि तुम्हारे देश से, तुम्हारे इलाके से ऐसे कोई बीमारी निकली थी। तो न्यूज में ये है, इसलिए है इबोला वायरस कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी जो है, वहां पे 4 महीने बाद फिर से इबोला का आउटब्रेक शुरू हो गया। दिक्कत वाली बात यह है, इसका कोई इलाज नहीं है, नो ट्रीटमेंट। ये अगर आपको हो गया तो बहुत चांसेस है कि आप मरेंगे, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो 30 से लेकर 80% है। कौन सी रेट है? फर्टिलिटी रेट, यानी मारक क्षमता। तो इसकी फर्टिलिटी रेट काफी हाई है, इलाज इसका कुछ नहीं है। इसलिए अगर हो गया तो बहुत चांसेस है कि आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो दिक्कत ये है कि ये वायरस से फैलता है, और वायरस का हमने देखा है एग्जाम्पल, कोविड-19 वायरस की कितनी तेजी से लोगों को मार रहा है। इबोला पहले भी फैलता रहा है, खासकर अफ्रीका में फैलता रहा है, क्योंकि वहाँ की जो जिसे कहते हैं इक्वेटोरियल, जो वहाँ की क्लाइमेट है, वो इस वायरस को फलने फूलने में काफी ज्यादा सहायक होती है। ये जो देश आपको दिख रहा है बहुत बड़ा सा, इसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पहले इसका नाम जायरे था, क्योंकि यहाँ पे जायरे नाम की नदी बहती है, आज भी बहती है। बाद में इसका नाम डीआरसी रखा गया है। इसके पहले 2013-14 में भी इबोला वो फैला था, इबोला। तब वो फैला था गिनी नाम के देश में, लाइबेरिया नाम के देश में, और सियरा लियोन नाम के देश में। और तब 11,000 लोगों को मार दिया था उसने। दिक्कत वाली बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और अगर ये हो गया तो फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। और अब दुनिया इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, जिस वजह से अफ्रीका में फैलने वाली कोई चीज़ फटाक से एशिया या साउथ एशिया में आ सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इबोला एक वायरस से फैलता है। इबोला को नाम एक नदी के नाम से पड़ा है। वो नदी किस देश में थी? कॉन्गो देश में। देखिए यहाँ पे कॉन्गो नाम का भी एक देश है, मेरे ख्याल से ये देश है कॉन्गो। और डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम से भी देश है। तो 1976 से वायरस आया है। 2 बार इसने ग्लोबल मतलब वर्ल्ड ग्लोबल इमरजेंसी डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर की है इसको लेकर। और अभी 5 महीने पहले जो देश है सियरा लियोन, इसको इबोला मुक्त किया गया था। और अब देखिए इसी के पास वाला एक देश है डीआरसी, यहाँ पे फिर से इबोला आ गया। तो ये वायरस है, मरता है नहीं, ठीक है, इमॉर्टल है, ये घूम घूम के आ जाता है। तो अभी जो मैंने ब्रीफिंग दी इबोला को लेकर, वो क्लियर है कि रिप्लाई कर दो। देखिए कोई भी वायरस की बीमारी होगी ना, उसके सिम्टम्स लगभग वही होंगे जो आपको कोविड-19 मिल रहे हैं। कि भाई जी मचलाएगा, सर दर्द होगा, बुखार आएगा, उल्टी होगी, शरीर में रैशेस आ जाएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है,
तो मोस्टली उसके वही सब रहते हैं। इसका ट्रीटमेंट फिलहाल कुछ नहीं है, बस ये है कि शुरुआत में किसी को मालूम चल गया तो उसको उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाते हुए, ग्लूकोज पिलाते हुए उसका जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रखते हैं, मे भी उसको बचा लेते हैं, उसको जिसे कहते हैं आइसोलेट कर देते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं, जो हमने कोविड-19 में देखा था। अगली न्यूज़ में चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए चाइना ने अभी किया क्या है, चाइना ने काफ़ी कमाल की चीज़ कर दी। पहली चीज़ तो चाइना ने एक ऐसा मिसाइल बनाया जो हाइपरसोनिक स्पीड से चलता है। सब क्लियर करूंगा हाइपरसोनिक क्या होता है। हाइपरसोनिक स्पीड से गया और उसने पूरी धरती का चक्कर मारा। इसने पूरी धरती का चक्कर लगाया, बस आखिरी में अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया, लेकिन इसने पूरी धरती का चक्कर लगाया। फिर से सुनना, चाइना ने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो हाइपरसोनिक स्पीड से गई है, पूरी धरती का चक्कर लगा के अपने टारगेट तक आई है। तो धरती का चक्कर लगाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, वो भी इतनी स्पीड में। देखिए ये जो सोनिक शब्द है इसमें है सोनिक, सोनिक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की रफ्तार। जब हम ध्वनि की रफ्तार से कम में चलते हैं तो उसे हम कहते हैं सबसोनिक, सबसोनिक। और जब हम ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा चलते हैं तो उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक। इस ध्वनि की रफ्तार की इसको हम मैक भी कहते हैं, मैक या 1 मैक। तो जब कोई भी चीज 0.8 मैक में चलती है उसे सबसोनिक कहते हैं। जब कोई चीज 1 से लेकर 2 मैक में चलती है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। लेकिन जब कोई चीज 5 मैक से ज्यादा, 5 मैक से ज्यादा यानी ध्वनि से 5 गुना ज्यादा रफ्तार में चलती है तो उस चीज को हम कहते हैं हाइपरसोनिक। ध्वनि की रफ्तार की बात करूं तो 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी मोटे तौर पे 3 सेकंड में 1 किलोमीटर की रफ्तार में जाती है ध्वनि। तो इस रफ्तार में जो चलता है उसे सोनिक कहते हैं। इससे थोड़ी कम रफ्तार में जो चलता है उसे सब सोनिक कहते हैं। इससे थोड़ी ज्यादा रफ्तार में जो चलता है उसे सुपर सोनिक कहते हैं। लेकिन ध्वनि से 5 गुना रफ्तार में जो चीज चलती है उसे हाइपर सोनिक कहते हैं। ये ध्वनि से लगभग 5 गुना रफ्तार से ये चली और इसने पूरी धरती का चक्कर लगाया। अपने टारगेट को हालांकि हिट नहीं कर पाई, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि इतनी लंबी रेंज की इसने मिसाइल वो भी इतनी तेज स्पीड में कैसे बना ली और उसको सक्सेसफुली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल उसने सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दी। तो सवाल ये है कि हमने तो अभी तक सुना, ये क्लियर हुआ कि जो मैंने लिखा है बता दो तो आगे चले, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास जो मिसाइल होती हैं वो अपनी चाल के हिसाब से दो तरह की होती है। अपनी चाल के हिसाब से एक मिसाइल को कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और एक मिसाइल को कहते हैं क्रूज मिसाइल। जब कोई मिसाइल ऐसे चले और ग्रेविटी का दम लेके वो नीचे गिरे, इस तरह हम बॉल फेंकते हैं ना हवा में, इसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जो पहले ऊपर जाती फिर नीचे गिरती है। और क्रूज मिसाइल कैसी होती है, जो एक बार ऊपर चली गई ऐसे तो ऊपर ही ऊपर चलती है, क्रूज जैसे, मतलब ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सीधे जाती है। तो धरती के ज्यादा पास क्रूज मिसाइल रहती है और एक ग्रेविटी के अगेंस्ट चलती है। तो जब कोई चीज क्रूज मिसाइल की तर्ज में चलती है तो उसकी स्पीड हम बहुत तेज कर सकते हैं। यानी कभी भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक नहीं हो सकती, बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक नहीं हो सकती, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज बहुत ज्यादा होती है, रेंज हाई होती है, क्योंकि ये बस आसमान में फेंको उसके बाद ग्रेविटी की मदद से नीचे आएगी। क्रूज की रेंज कम होती है लेकिन ये बहुत तेज चल सकती है। अब दिक्कत ये थी कि अभी तक हम ये समझते थे क्रूज मिसाइल की जो रेंज है कम होती है, लेकिन इसने पूरी धरती का चक्कर लगाया है। ये क्रूज मिसाइल है, इसने पूरी धरती का चक्कर लगाया है, वो भी इस स्पीड में। तो चाइना को मानना पड़ेगा, उसने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली कि क्रूज मिसाइल के रूप में गई है, हाइपरसोनिक स्पीड में गई है और पूरी धरती का चक्कर लगा के आ गई है। पूरी धरती का चक्कर मतलब जो हमारी धरती का डायमीटर होगा, सॉरी सरकमफेरेंस जो होगा, कितना है मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना कितना है, इतनी इसकी रेंज है। तो हमारा जो भी क्रूज मिसाइल होती है जो बिल्कुल सीधे चलती है उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन उनकी रेंज कम होती है, रेंज उनकी लो होती है। और जो बैलिस्टिक होती है उनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनकी रफ्तार कम होती है। तो ये इनकी रफ्तार की वजह से रफ्तार को लेकर दो तरह की इनकी जिसे कहते हैं डिफ्रेंशिएशन है, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल, एक क्रूज मिसाइल।
जैसे हम ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। अग्नि की बात करेंगे, पृथ्वी की बात करेंगे, आकाश की बात करेंगे, तो ये सब कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। इनकी रेंज बहुत ज्यादा है लेकिन इनकी रफ्तार कम है। ब्रह्मोस, शौर्य, सागरिका, ये सब क्रूज मिसाइल है। क्लियर हो रही बात? रिप्लाई करो। अब सवाल ये है कि क्या भारत भी इस तरह की कोई क्रूज मिसाइल, मतलब भारत भी ऐसा कोई हाइपरसोनिक पे काम कर रहा है क्या? तो हाँ, भारत भी ऐसे एक हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, इसको हम देख लेते हैं। अभी एक इंजन बहुत चर्चा में रहा, इसका नाम है स्क्रैम जेट इंजन। असल में जब भी हम हाइपरसोनिक स्पीड में चलते हैं तो हम बहुत तेजी से चलते हैं, और आपको पता होगा किसी भी चीज को जलने के लिए, कहीं भी कंबशन करने के लिए हमें लगती है ऑक्सीजन। ये आपको पता होगा, बिना ऑक्सीजन के कहीं भी कोई चीज जल नहीं सकती। और अगर आपको फ्यूल को भी जलाना है तो आपको चाहिए होगी ऑक्सीजन। अब दिक्कत ये है कि जो हमारे पास मिसाइलें होती हैं, तो कन्वेंशनल मिसाइल में हम पहले से ऑक्सीजन लेके चलते हैं, मतलब पहले से डाल दिया, अब यही अंदर जलेगा और वो मिसाइल को रफ्तार देता रहेगा। ये जो स्क्रैमजेट इंजन है, ये जो स्क्रैमजेट तकनीक है, जो कि हाइपरसोनिक में यूज की गई है, और इसमें ध्वनि से लगभग 5 से 6 गुना रफ्तार पे वो मिसाइल चली है। इसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन पहले से नहीं लेके चलते। मान लीजिए ये मिसाइल है, ये मिसाइल ऐसे जा रही है आगे, तो जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है, जो हवा की ऑक्सीजन है, वही वही ये यूज करता है। ये हवा की ऑक्सीजन को यूज करता है, और अंदर यहाँ पे होता है कंबशन, यानी मतलब यहाँ पे फ्यूल जलता है और ये मिसाइल बहुत तेजी से आगे भागती है। तो स्क्रैम जेट इंजन हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले जाने की जो जरूरत थी उससे बचाता है, जिससे हमारी मिसाइल ऑक्सीजन की जगह और ज्यादा हथियार और ज्यादा पेलोड लेके जा सकती है, और ऑक्सीजन तो उसको एटमॉस्फेयर से मिलती रहेगी, मतलब वो चलती भी रहती है और हवा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके अपना काम भी करती रहती है। इस तकनीक को कहते हैं स्क्रैम जेट। स्क्रैम जेट जो है वो रैम जेट का एडवांस वर्जन है। रैम जेट का एडवांस वर्जन स्क्रैम जेट है। तो रैम जेट में क्या होता था, ऑक्सीजन हम पहले से लेके चलते थे, जिससे हमारी मिसाइल पहले से वजनी होती थी और उसमें हम ज्यादा पेलोड नहीं डाल पाते थे। स्क्रैम जेट में क्या है, जैसे सिंपल सा फंडा है, आपको सफर करने जाना है, या तो पानी की बोतल खुद खरीद के लिए, मतलब घर से भर लो, या तो बोतल लेके जाओ और ट्रेन में, बस में, जहाँ पानी का मिले जार, वहां से भर लो। तो यहाँ पे ऐसा ही है, खाली बोतल लेके जा रहे हैं, पानी भर ले रहे हैं, यानी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को ही हम वही यूज करके हमारी मिसाइल हाथों हाथ आगे बढ़ रही है। ये है स्क्रैमजेट तकनीक। इससे क्या होती है, भाई मिसाइल हल्की होती है, रफ्तार बहुत तेज होती है, और उसकी पे लोड, यानी जो भी मिसाइल होती है उसके आगे एक पूरा सा पे लोड होता है जिसमें वो हथियार रखे रहती है। तो पे लोड ज्यादा से ज्यादा ले जाने की कैपेसिटी होती है। तो स्क्रैम जेट रैम जेट का एडवांस वर्जन है। और ये स्क्रैम जेट तकनीक जो है, ये हमने भी इंडिया में बनाई है। हमने भी इंडिया में बनाई है, खुद से बनाई है। और हमने एक हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी व्हीकल को लॉन्च किया है। देखिए, अभी तक हमने कोई हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल में काम चल रहा है, हम ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं। ब्रह्मोस 2 जो रशिया और इंडिया मिलकर बना रहे हैं, इसमें हम ब्रह्मोस की रफ्तार जो है, देखिए जो पहली वाली ब्रह्मोस है वो लगभग 3 गुना रफ्तार से चलती है, यानी हम उसको कह सकते हैं कि वो एक सुपरसोनिक है। लेकिन ब्रह्मोस 2 हम हाइपरसोनिक बना रहे हैं, जो कि 7 से 8 मैक की रफ्तार से चलने वाली है। तो इसमें हम अपने देश का बना हुआ स्क्रैमजेट इंजन लगाने वाले हैं, और इसमें तो काम चल रहा है, लगभग 2024-25 तक ब्रह्मोस 2 आ जाएगी। अभी हमने पिछले साल एक हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी व्हीकल को लॉन्च किया। मतलब सिंपल सा फंडा ये है, जैसे आप लोग देखते हैं कोई कार मार्केट में लॉन्च होती है तो उसके पहले उसकी टेस्टिंग होती है, अगर एक्सीडेंट होगा तो वो कितनी पिच की गई, जिसको हम कहते हैं क्रैश टेस्ट होता है। फिर आ जाता है कि इसको एनएसीपी एपी ने इतने पॉइंट दिए, ये 5 स्टार कार है। तो ये जो क्रैश टेस्ट है इसलिए करते हैं कि भाई रियल टाइम एक्सीडेंट होने से पहले पता चल जाए कि कार पे कितना लोड पड़ेगा, कार कैसी हो जाएगी। तो ये एक व्हीकल था, डीआरडीओ ने लॉन्च किया था, कि जब हम सुपरसोनिक रफ्तार में चलेंगे, सॉरी हाइपरसोनिक रफ्तार में हमारी कोई मिसाइल चलेगी, तो उस पर किस तरह का प्रेशर लगेगा, उस पर किस तरह का घर्षण होगा, उस पर कितनी हीट आएगी,
इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक व्हीकल बनाया था जो कि सक्सेसफुली चला था। यानी समझ लो एक मिसाइल थी जिसमें पेलोड नहीं था, और इसमें भी हमने स्क्रैमजेट इंजन का यूज किया जो कि हमने खुद बनाया है। मेरे देश की लगभग जो भी मिसाइल है उसको बनाता कौन है? डीआरडीओ बनाता है। और डीआरडीओ ने अपने स्वदेशी तकनीक से, स्वदेशी वैज्ञानिकों की तकनीक से हमने अपने देश का भी स्क्रैमजेट इंजन बनाया। चाइना ने भी स्क्रैमजेट बनाया है, उसने अपनी उस मिसाइल में यूज किया, हमने भी खुद बनाया है। तो हमारे पास अभी फिलहाल में एक शौर्य नाम की मिसाइल है, शौर्य, जो कि लगभग 700 से लेकर 2000 किलोमीटर की रेंज है। ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है शौर्य, जिसको अभी 4 महीने पहले इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल फायरिंग नहीं की गई है शौर्य की। ब्रह्मोस 2 पे हम काम कर रहे हैं, और एक हमने व्हीकल को पिछले साल लॉन्च किया और चेक किया, और ये सक्सेसफुली था कि मतलब हमने जो बॉडी बनाई मिसाइल की वो बिल्कुल ठीक थी, वो अच्छा गई, बढ़िया हुआ। यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही? रिप्लाई करो। अब एक एक प्रकार का और इंजन है, उसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन। ये जो इंजन है विशेषकर हम यूज करते हैं रॉकेट में। स्क्रैम जेट तो मैंने आपको समझा दिया। क्रायोजेनिक में जो इंजन है विशेषकर हम रॉकेट में यूज करते हैं। असल में होता है क्या है, जो क्रायो मतलब है सिर्फ क्रायो, क्रायो मतलब होता है कोल्ड या बहुत बहुत ज्यादा ठंडा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्यूल होता है, इसमें जो हम ईंधन यूज करते हैं उसको बहुत कम तापमान में, बहुत ही लो टेम्परेचर में, -100 डिग्री सेल्सियस में या उससे भी कम में रखते हैं। जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और इसमें इसके साथ हम ऑक्सीडाइजर लेके जाते हैं, मतलब जब इसको जलाना होगा तब ये ऑक्सीडाइजर उस फ्यूल को जलाएगा और उससे ऊर्जा मिलेगी। तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं रॉकेट में, हम इसको रॉकेट में यूज करते हैं। और ये तकनीक यूएसए, रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना और हमारे पास है। और जो स्क्रैम जेट वाली बात की है मैंने, उसमें यूएसए के पास है, रशिया के पास है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास है, और चाइना के पास भी है। चाइना ने अभी दिखा दिया कि उसके पास भी स्क्रैम जेट है, और इंडिया के पास तो है ही है। तो खासकर स्क्रैम जेट इंजन हम यूज करते हैं मिसाइल्स में, और क्रायोजेनिक इंजन यूज बेसिकली यूज करते हैं रॉकेट में। ठीक है, तो ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल हमने पिछले साल लॉन्च किया था। 6 मार्क की स्पीड वो पकड़ा था, हमारे ही बनाया हुआ स्क्रैमजेट इंजन था, और डीआरडीओ ने उसको लॉन्च किया था। आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता, बता देते हैं। ये मेरे भारत में ये है उड़ीसा। उड़ीसा में एक द्वीप है, उड़ीसा में एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड, ये जो द्वीप है, जो डीआरडीओ है अपनी सारी मिसाइल यहीं से टेस्ट करता है, व्हीलर आइलैंड से। और इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। इसका एक और नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। उड़ीसा में जिस जिले में ये है, उस जिले का नाम है बालासोर। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ये आइलैंड है, और यहाँ से डीआरडीओ जो है अपनी हर तरह की मिसाइल को लॉन्च करता है। इस तरह जो इसरो है वो लॉन्च करने के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा है वहां से सारे रॉकेट लॉन्च होते हैं। उस तरह डीआरडीओ अपना जो कुछ लॉन्च करता है वो बालासोर जिले के व्हीलर आइलैंड, इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी है, जो कि उड़ीसा में है, वहां से लॉन्च करता है। ये सब जो हम बात कर रहे हैं कि ये शौर्य, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, जो भी कुछ है सब यहीं से लॉन्च होता है। और डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, और उसका पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब बताओ भाई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करनी है कि इसमें कौन कौन से इंडिकेटर लिए जाते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस किस इंडिकेटर को लेकर ये रिपोर्ट बनती है? क्या इसमें अंडर न्यूट्रिशमेंट को लेते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग को लेते हैं, स्टंटिंग को लेते हैं, या शिशु मृत्यु दर को लेते हैं? रिप्लाई करिए, बताइए कौन कौन से इंडिकेटर यूज करता है ये। बढ़िया बढ़िया, सभी सही बता रहे हो। सारे इंडिकेटर यूज करता है ना ये। चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग, मॉर्टेलिटी और अंडर न्यूट्रिशमेंट, उस हिसाब से तय करता है किस देश में कितने बच्चे स्वस्थ हैं, कितने अस्वस्थ हैं, कितने कम हाइट के हैं, कितने का वजन कम है। पिछले साल हमने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकली डिमॉन्स्ट्रेट व्हीकल लॉन्च किया। ये डीआरडीओ ने लॉन्च किया, जो कि हाइपरसोनिक रफ्तार में गया। दूसरा ये, इसमें स्क्रैमजेट
इंजन लगा हुआ था, इसमें कोई आदमी नहीं बैठा हुआ था, और ये ध्वनि की रफ्तार से लगभग 6 गुना रफ्तार में इसने अपनी उड़ान भरी। तो बताइए इसको लेकर क्या स्टेटमेंट सही है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल, क्या ये डीआरडीओ ने लॉन्च किया? क्या ये ध्वनि से 6 गुना रफ्तार में गया था? क्या इसमें स्क्रैमजेट इंजन यूज हुआ? फटाफट रिप्लाई करो। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यही तो चर्चा कर रहे थे अभी। दोनों सही है, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल है ये। कुल मिला के हमारी मिसाइल का प्रोटोटाइप है ये, बस इसमें पेलोड लगा देते बन जाती मिसाइल। अगला सवाल स्क्रैमजेट इंजन को लेकर है। क्या ये रैमजेट इंजन का आधुनिक वर्जन है, इंप्रूवमेंट वर्जन है? दूसरा, क्या इसमें सुपरसोनिक स्पीड में, क्या इसका उपयोग हम सुपरसोनिक स्पीड में करते हैं, जिसमें सुपरसोनिक स्पीड में ही जिसे कहते हैं कंबशन होता है, यानी जो फ्यूल है उसके साथ ऑक्सीजन मिलती है और उसमें आग लगती है। तो पहला स्टेटमेंट है कि क्या ये रामजेट का उन्नत संस्करण है, इम्प्रूवमेंट है। दूसरा, क्या इसमें सबसोनिक सुपरसोनिक स्पीड में हवा जाती है और उसपे कंबशन होता है। तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो मिसाइल चलते चलते ही लेती रहती है, एटमॉस्फेयर से लेती रहती है। ये एक मध्य प्रदेश से करंट अफेयर्स की न्यूज़ है कि हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला है निवाड़ी जिला, उसका एक गांव है जिसे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया। ये जो संस्था है UNWTO, इस संस्था का मुख्यालय मिलेगा आपको स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड में इसका मुख्यालय मिलेगा। तो कौन सा वो गांव है? निवाड़ी का गांव है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला है। इस गांव का नाम है, ए ऑप्शन, लाड़पुरा खास जो गांव है निवाड़ी जिले का, उसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया है। ठीक है, तो एमपी से जुड़ी हुई कोई विशेष खबर होती नहीं, जब हुआ करेगी तो मैं इस तरह एमसीक्यू में डाल दिया करूंगा। अब ये मेंस क्वेश्चन है, इबोला के बारे में 3 नंबर में बताओ, स्टंटिंग और वेस्टिंग के बारे में 5 नंबर में बताओ, और ये बताओ किस तरह भारत में जो पुअर क्वालिटी का ग्रेन मैनेजमेंट है, मैंने बोला ना कि खेत में तो पर्याप्त भोजन हो रहा है, अनाज हो रहा है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है वो बेकार है, जिसकी वजह से हमारे देश में खाद्य आपूर्ति की हमेशा शॉर्टेज रहती है। इसके बारे में आपको लिखना है। कोई डाउट हो तो पूछ लो आज की क्लास में।